हाय स्टूडेंट्स, एक बार देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस थी वो जो है एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ हमें पता था डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये हमारा फर्स्ट लॉ था। अब जो ये फर्स्ट लॉ है ये कहाँ पे फेल हुआ कि हमें एक और लॉ की ज़रूरत पड़ गई। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि यहाँ पे देखो साइक्लिक प्रोसेस के लिए ज़ीरो कर दिया था डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, कि हीट जो होगी वो वर्क डन कराएगी साइक्लिक प्रोसेस में। ठीक है, अब वर्क डन किस डायरेक्शन में होगा ये बताया? ये नहीं बताया। ये सेकेंड लॉ से हमें पता चलेगी। मीन्स इट डज नॉट टेल अबाउट या फिर इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन regarding the direction, regarding the डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। सेकंड जो इसकी जो ड्रॉबैक पता चली वो क्या पता चली? अब मान लो आपने एक बुलेट फायर किया है, ये डायरेक्शन में ही आ गया वैसे। अब मान लो ए और बी कोई दो बॉडी ले लिया आपने, ये दोनों आपस में हीट एक्सचेंज कर रही हैं। जैसे यहाँ पर था ना डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। अब ए और बी आपस में हीट चेंज कर रही है, तो ये नहीं बताएगी कि ए चेंज कर रही है या बी चेंज कर रही है। मीन्स दोनों अगर थर्मल कांटेक्ट में है तो इसका टेम्परेचर इसके इक्वल आने की कोशिश करेगा या इसका टेम्परेचर इसके इक्वल आने की कोशिश करेगा। तो ये नहीं बताती है। मीन्स ये नहीं बताती कि एक बॉडी हॉटर बॉडी से कोल्डर की तरफ जाती है। सेकंड में क्या लिखेंगे? अगर ये दोनों थर्मल कांटेक्ट में है तो ये नहीं बताएगी कि ए वाला जो टेम्परेचर है वो बी के इक्वल आने की कोशिश करेगा या बी वाला ए के इक्वल आने की कोशिश करेगा। मीन्स टेम्परेचर एक्सचेंज तो होगा कि इसने जितना चेंज किया वो इसने गेन कर लिया। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए फ्लो हो रहा है टेम्परेचर का, तो जितना टेम्परेचर ये लूज करेगा उतना ये गेन कर लेगा। ये तो इसने दे दिया, लेकिन इसने ये नहीं दिया कि कौन से वाला करेगा। तो सेकंड में क्या लिख सकते हैं? इट डज नॉट टेल अबाउट क्वांटम एनर्जी। मीन्स एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कहाँ चेंज हो रही है उसके बारे में नहीं बता रही। इट डज नॉट टेल अस क्वांटम ऑफ एनर्जी। क्वांटम ऑफ एनर्जी का क्या मतलब हुआ? एनर्जी चेंजमेंट। क्वांटम क्या होता है? पैकेट ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी का पैकेट कहाँ चेंज हो रहा है ये उसके बारे में नहीं बताती। क्वांटम एनर्जी which will change from one form to another form, which will change from one form to another form। ठीक है, ये उसके बारे में नहीं बताती। ये हो गया टेम्परेचर वाला। मीन्स एक बॉडी जो है वो हॉटर बॉडी से कोल्डर की तरफ मूव करती है, ये इसकी क्या होगी? ड्रॉबैक होगी। ठीक है, अब हमने पढ़ी थी रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल किसको बोलेंगे? जो वापस रिटर्न आ जाए, और इरिवर्सिबल किसको बोलेंगे? जो रिवर्स ना आ सके। इनके एग्जाम्पल देंगे एक एक। रिवर्सिबल जो वापस आ जाए, इरिवर्सिबल जो वापस ना आए। मान लीजिए रिवर्सिबल के एग्जाम्पल क्या क्या लेंगे? आपने एक गैस का एक्सपेंशन या फिर कंप्रेशन किया, ये कंटेनर ले लिए, इसके अंदर क्या रखी है? गैस फिल हुई है, ये क्या हो गया? पिस्टन हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा पिस्टन। तो आपने ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इसको
ऊपर से पिस्टन से प्रेस किया, ठीक है, पिस्टन से इसको दबाया। अब इसको दबाने के बाद ये क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ बैठेगी। लेकिन जैसे ही आप पिस्टन को वापस हटाओगे, ये क्या करेगी, जो इसकी पोजीशन थी जहाँ पे ये थी, मान लीजिए ये यहाँ तक फिर थी, ये क्या करेगी, वापस उसी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी। तो इस तरह की प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल, वैसे कोई भी प्रोसेस कंप्लीटली रिवर्सिबल नहीं है। जैसे आप रबर का एग्जाम्पल लेते हैं, इलास्टिक और प्लास्टिक। तो रबर है हमारा, हमने रबर को क्या किया, एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद वो वापस क्या करेगा, उसकी उसी पोजीशन में आएगा, लेकिन उसके पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बच जाएगी, या फिर किसी एक पर्टिकुलर खींचने के बाद वो जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसको उसकी इलास्टिसिटी बोलते हैं। लेकिन रबर ने वापस अपनी पोजीशन में आने की कोशिश की, वो कैसी प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में देखो, आपने पढ़ा था कि इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगी। मान लीजिए आपने पेन चलाया, पेन चला रहे हैं नोटबुक पे, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगी, हीट जनरेट होगी। तो प्रोडक्शन ऑफ हीट क्या हो गया, एक इरिवर्सिबल का एग्जाम्पल हो गया। मीन्स अगर आप इस पे हाथ फेर रहे हो, वापस मान लीजिए पेन चला दिया और इरेज कर दिया आपने, तो क्या वो चीज़ वापस मिल गई, नहीं मिली। तो इसके 2-3 एग्जाम्पल हैं। अगर आपका मान लो करंट पास हुआ है किसी चीज़ से, जहाँ से करंट पास हुआ, अगर वापस उसके पास करंट लेके जाओ तो वो क्या आता है, उसी पोजीशन में नहीं आ पाता है। मीन्स किसी चीज़ से आपने करंट जनरेट किया है, इलेक्ट्रॉन के मूव होने की वजह से जो है चार्ज आ गया, और चार्ज, मूविंग चार्ज की वजह से आ गया करंट। तो जो चार्ज, अगर ये रेस्ट में आ जाए मूविंग चार्ज, तो क्या हुआ, तो वापस इलेक्ट्रॉन का मोशन और वो मतलब वो एनर्जी वापस गेन नहीं हो सकती जो शुरू में थी। जूल थॉमसन इफेक्ट जो हम पढ़ते हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल हो गया। जितनी भी नेचर की प्रोसेस हैं, वो नेचर तो रिवर्सिबल है अपना सारा, कि हाँ जो है हिरन घास खाएगा, पहले घास आ गई, ग्रीन आ गई, फिर हिरन खाएगा, फिर हिरन को शेर खाएगा, शेर को इंसान खाएगा, इंसान को मतलब शेर को इंसान खा गया, इंसान को फिर मान लीजिए कोई और इंसान मान लीजिए मर गया, मर के वापस मिट्टी बना, मिट्टी से फिर क्या हो गया, फिर वही प्रोसेस, घास बन गई, घास को फिर हिरन ने खाया। इस तरह से ये कैसी प्रोसेस है, हम साइक्लिक प्रोसेस देखते हैं। लेकिन जो नेचर की जो प्रोसेस है, मान लीजिए झरने से पानी नीचे आ रहा है, तो जो पानी नीचे आ रहा है, फ्लो ऑफ वाटर, ये कैसी प्रोसेस है, इरिवर्सिबल है। पानी ऊपर नहीं चढ़ सकता, नीचे ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह की प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। आई होप आपको समझ आया होगा रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और लिमिटेशंस क्या थी फर्स्ट लॉ की, ठीक है। अब इसके बाद एक पीवी डायग्राम करेंगे हम लोग, पीवी डायग्राम। पीवी मीन्स प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम। उससे पहले इट्स योर होमवर्क कि चार्ल्स लॉ जो हम पढ़ते थे, चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ, ये क्या होती हैं, ये आपने 12th क्लास में पढ़ लिया है। इट्स अ होमवर्क फॉर ग्रेजुएशन स्टूडेंट की चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ, दोनों लॉ क्या होती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इट्स योर होमवर्क। फिर पीवी डायग्राम करेंगे हम।